अस्सलामुअलैकुम, नया दौर के साथ मैं हूं तलाल मकबूल और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब कादिर। मुनीब कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having मुनीब me. कादिर जिनको नहीं पता, ही इज़ अ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर, ही इज़ एन ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान? सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, सडन प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं, ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, टैरिफ लग चुका है। हाउ डू यू सी इट? व्हाट्स हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन? They said, what's happening, right? That's my यस। question as well. क्योंकि इतना उस पूरे रीजन में इस वक्त टेंशन है, जो ईरान वाला हमारा जो वहां से बॉर्डर शुरू होता है, एंड दे सो मच अनसर्टेनिटी बिकॉज कभी कभार लगता है इट्स इमिनेंट, अभी के अभी यूएस आएगा, स्ट्राइक कर देगा, और फिर से वो जो 12 डे वॉर एक हुई थी लास्ट ईयर, इट्स लाइक वॉट एवर अनफिनिश्ड बिजनेस वाज लेफ्ट, ऐसा लगता है कि यूएस उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएगा। बट देन एज आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग हियर, अभी जो लेटेस्ट मुझे पता है ना, आई डोंट नो बाय द टाइम जब ये ऑनलाइन चाहे हमारी ये टॉक तब तक क्या हो चुका हो, लेकिन अभी मुझे यही पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि देयर इज अ पॉज, पॉज, अब यस। हम नहीं इंटरवीन करने वाले ईरान में। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्रेसिव पोस्चरिंग इन द पास्ट फ्यू डेज कि देयर इज एन इमिनेंट incursion and invasion and वो attack that is going to happen from the US on to Iranian soil। और इस सब का और जो इमीडिएट ट्रिगर है वो ऑफ कोर्स है, देयर हैज बीन एन अपराइजिंग इन ईरान, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान में लेट दिसंबर से शुरू होकर, और उस प्रोटेस्ट का भी इमीडिएट ट्रिगर है कि देयर हैज बीन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, पर्टिकुलरली जो इरानियन करेंसी है वो इतना ज्यादा डूबी है इन इन अगेंस्ट द यूएस डॉलर कि ऑल द डिसग्रंटल्ड प्रोटेस्टर्स एंड द पब्लिक वो सारे बाहर आ गए हैं कि दिस regime will have to go and we have zero tolerance left for this regime। and when I say this regime, of course, ये जो आयतुल्ला खोमेनी वाली यस। एक regime है जो कि 79 की revolution के बाद आई, this Iran Islamic regime, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो उसको गिराना चाहते हैं। एंड वो आई थिंक एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है उनके ऊपर जाकर, वो ये कि जितनी भी उनकी सिविल लिबर्टीज हैं उस पे जो क्रैकडाउन हुआ, उसके ऊपर जो ऑनस्लॉट होता चला आ रहा है दिहाइयों से, सेंसरशिप, ड्रकोनियन लॉस, ड्रकोनियन पनिशमेंट्स, एब्सोल्युटली डिक्टेटोरियल टोटलिटेरियन रेजीम जिसमें डिसेंट का कोई स्कोप नहीं है, जर्नलिस्ट्स के साथ क्या होता है ट्रीटमेंट होती है, और जो एक बड़ा सीक्रेटिव नेचर है सीरियन रेजीम का, और उसी के साथ जो इनकी इस्लामिक जौन सी ये कहते हैं आईआरजीसी उसको कहते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर, तो उसके अगेंस्ट भी और उसके एक्शंस के अगेंस्ट भी एक अपराइजिंग हुई है। एंड आई थिंक कि द लास्ट स्ट्रॉ द कैमल्स बैक वाज कि अब हमारी इकोनॉमी भी डूब गई, अब तो हम खड़े होंगे। बट ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि रजीम के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। 2022 में मुझे याद पड़ता है कि मासा अमीनी का जब कत्ल हुआ था, एक वहां मॉरलिटी पुलिस थी कि अगर हम लोगों को खवातीन का एक बाल भी नजर आ जाए और हमारा स्ट्रिक्ट मॉरलिटी हिजाब लॉ ना फॉलो करें तो उनको फिर दीज पीपल वुड देन बुचर देम टू डेथ। दैट्स व्हाट दे डिड विद मासा अमीनी। तो तब वो औरत जन जिंदगी यस। वो वाली एक जो पूरी तहरीक थी वो चली थी, बट उसको इन्होंने क्रश कर दिया था। और बहुत सारी जितनी भी फेमिनिस्ट उनकी रेवोल्यूशनरीज थी और जितने आम रेवोल्यूशनरीज और प्रोटेस्टर्स थे उनको जेल में डाल दिया और वो उसको शट डाउन कर दिया। बट अभी क्या हुआ, आई थिंक कि इकोनॉमी के अंदर जो एक उनकी एक डाउन स्लाइड आई है, जो उनका ड्रॉप किया है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो इसलिए भी किया है बिकॉज ऑफ द 12 डे वॉर विच हैपेंड कि जब बिटवीन इसराइल ने इजराइल एंड ईरान। स्ट्राइक्स लॉन्च किए उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, और उसके अंदर अमेरिका भी टाप उठा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बंक वो है, हमारे पास उन्होंने बम्प बस्टर बॉम्ब्स कहे यस। थे कि हमारे पास ये हैं और अब हम वो उधर लॉन्च करेंगे। उनकी जितनी भी यूरेनियम इनरिचमेंट और न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज और प्रोग्राम्स हैं उसको हम बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देंगे। काफी हद तक बहुत जोर की हिट पड़ी, ईरान के साइंटिस्ट्स भी कत्ल हुए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनके जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट्स हैं। सो आई थिंक कि सैंक्शंस, years of sanctions, also military action on Iranian soil by Israel, USA, all of these things have had such a cumulative effect। उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल डूब गई है, बट साथ में लोग भी रजीम के साथ खुश नहीं थे। एंड ऑल दो जो उनका राइसी के मरने के बाद जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया था, तो अब जो मसूद पेजेश्कियन उनका आया नया सदर, वो उसको माना जाता था ही इज मोर मॉडरेट, ही इज मोर ऑन द सेंटर, बट इवन ही डज नॉट वील्ड पावर। जो सही पावर उधर वील्ड करता है वो उनका सुप्रीम लीडर ही है जो कि आयतुल्ला है। सो
अब ना वो लोग खड़े हो गए हैं, दे हैव नो पेशेंस लेफ्ट फॉर दिस regime, और उनका मैसेज बड़ा क्लियर है, आपको यहाँ से जाना होगा। जाना होगा। सो जिस वक़्त यूएस ने हम लोगों ने देखा कि वेनेजुएला के साथ जो किया, उसके बाद सबसे जो मेन बात निकली थी वो ये थी कि नेक्स्ट वुड बी ईरान। व्हाई डू यू थिंक कि आउट ऑफ सडन लोगों का एकदम से ईरान के ऊपर आ गया कि लाइक व्हाट दे हैव डन इन वेनेजुएला, दे विल बी डूइंग द सेम टू ईरान एज़ वेल। सो व्हाई डू यू थिंक दिस कि ये क्यों बात ये निकली? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसी से मुतल्लिक जो मेरे माइंड में ना एक ख्याल आ रहा है वो ये कि यूएस की हमेशा ये एक पॉलिसी रही है कि व्हेनेवर दे आर एनविसिजिंग इंटरवेंशन, मतलब कि वो जब भी ये एक प्लान बनाते हैं, एक इरादा बनाते हैं कि अब हम जाएंगे, हम घर में घुसेंगे और घर में घुस के मारेंगे, जो कि मोदी साहब भी कहते हैं इधर भारत में पास ही हमारे, तो वो हमेशा उसको इस लिबादे में ओढ़ते हैं कि दिस इज नॉट फॉर आवर सेक्स। ये हम अमेरिका, हम बहुत ही सेल्फलेस कॉम है, हुँ। और अमेरिका एक बहुत ही सेल्फलेस कंट्री है। वो जाती है ममालिक में और वो वहाँ डिक्टेटोरियल टोटलिटेरियन रिजीम्स को ओवरथ्रो करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल लिविंग देयर इन दैट कंट्री। सो इन्होंने जब वेनेजुएला के अंदर भी इंटरवेंशन की 3 जनवरी को, और वो बड़ी लिमिटेड मिलिट्री इंटरवेंशन थी, यस। क्योंकि उसका एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, और वो ये था कि हमने बस जाकर उसको, निकोलस मजूरो को और उसकी बीवी को पकड़ना है, और हमने सिलिया फ्लोरेस, और हमने इनको लाना है ट्रायल के ऊपर, क्योंकि 2020 से यहाँ मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर अमेरिका में कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, और इस तरह से अमेरिका के इंटरेस्ट्स को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करते हैं। और दूसरा जो इन्होंने रीजन बताया था डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंटरवेंशन का 3 जनवरी 2026 वाली का, वो ये था कि वी वांट टू रेस्क्यू द पीपल ऑफ वेनेजुएला, कि जो 2024 के अंदर वहाँ इलेक्शन हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उसमें रिगिंग हुई थी, और ये बात इंटायरली झूठ नहीं है कि रिगिंग हुई थी। द सेम यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशंस और बॉडीज जो कि हमें रिपोर्ट करती हैं कि जी इसराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, वही वाली बॉडीज ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा एक रजीम की तरफ से डबलिंग डाउन थी कि डिसेंट को क्रश किया जाएगा। वेनेजुएला में बात कर रहा हूँ, मडूरो की बहुत ही टोटलिटेरियन और एक डिक्टेटोरियल रजीम थी, ये झूठ नहीं है इंटायरली। उसके अंदर इलेक्टोरल रिगिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशानात उठे, यहाँ तक कि जो अभी पिछले साल नोबेल पीस प्राइज हालांकि ट्रंप साहब अपने लिए चाहते थे, लेकिन फिर एंड पे वो कोरिना मचडो को जाकर मिला था, जो कि वेनेजुएला के अंदर एक बहुत लीडिंग ऑपोजिशन एक डिसिडेंट फिगर है। तो वो सारे वेनेजुएला के अंदर भी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि ट्रंप आओ, हम लोगों को बचाओ निकोलस मडूरो से। और अब जो निकोलस मडूरो की जगह पर आ गई हैं रॉड्रिगेज, जो अब प्रेसिडेंट बन गई इंटरिम में, उन सब से हम लोगों को बचा दो और इधर रजीम चेंज रहेगा। सो वेनेजुएला के अंदर भी कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस हैं जो कि कहती हैं कि दे वांट यूएस इंटरवेंशन। सो ट्रंप ने इसको यूज किया एज एन एक्सक्यूज कि सी वी डूइंग इट फॉर द ग्रेटर गुड, और वो ये वी डूइंग इट फॉर द पीपल, एंड वो ये कहते हैं हमने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं बिल्कुल। किया। इंटरनेशनल लॉ या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ये ट्रंप की और अमेरिका की भी बड़ी देर से एक आर्गुमेंट रही है। इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हो इफ इट्स डन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, जिसको ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहा जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द एक्सक्यूज व्हिच द यूएस एंड अ लॉट ऑफ नेटो कंट्रीज यूज्ड इवन इन 1999, जब कोसोवो के अंदर वो गए थे सर्बियन फोर्सेस को फाइट ऑफ करने के लिए, कि इधर सर्बिया जुल्म कर रही है, तो अब हम कोसोवो के लोगों को उस जुल्म से आजाद करने के लिए इधर इंटरवीन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की ग्रैंड साउंडिंग नैरेटिव्स इन्होंने पेडल किए थे इवन जब लिबिया में इंटरवेंशन की थी। सो ये इनका खासा रहा है। एक हद तक जो इराक के अंदर वो शेमफुल 2003 की इंटरवेंशन थी वो भी। सो आई थिंक ईरान में भी जो अब ये अपराइजिंग्स हुई हैं कि वहां एक ऑर्गेनिक, मेरा ये मानना है कि जब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अभी रिपोर्ट रिलायबल सोर्सेस से जो आ रही है, गार्डियन मैं मोस्टली उसको ट्रस्ट करता हूँ, वो रिलायबल सोर्सेस ही साइट करता है, ऐसी बातें की जा रही हैं कि कोई 3400 लोग कम से कम मारे गए हैं दिसंबर के लास्ट वीक से अब तक इन प्रोटेस्ट्स के अंदर इरानियन रजीम की जानिब से। सो ट्रंप के लिए बड़ा इजी एक्सक्यूज बन जाता है, क्यों मारे गए, और इसराइल की तरफ से भी हम तो मिलिट्री इंटरवेंशन कर रहे हैं। बट यू नो व्हाई व्हाई क्या रीजन देते हैं कि हमने क्यों मारा? एक तो है कि जो यूरोप कह रहा है, वेस्ट कह रहा है कि इस वजह से मारा। एक ईरानियन साइड भी है जो वो उसको डिफेंड वो करेगी। मार रहे हैं, नंबर 1 वो कह रहे हैं हम नहीं मार रहे, इतना ज्यादा नहीं मारे, इसको जो एग्जैजरेट उन्होंने किया जा आज रहा भी है। कहा कि हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को। एग्जैक्टली राइट। वो आउट ऑफ प्रेशर किया ईरान या ये भी वो कहता है कि ये जो थोड़े बहुत शर पसंद अनासिर है ना, और ये वाली लैंग्वेज हमारे अपने पाकिस्तान में बड़ी यूज होती है कि जिधर भी कोई डिसिडेंट होता है उसको Yes, शर पसंद बिल्कुल, अनासिर उन लोगों को बिल्कुल। कह दो। तो उनको हम इसलिए उन पे डबल डाउन कर रहे हैं क्योंकि वो इजरायली फंडेड है।
वो इजरायली और यूएस फंडेड है, वो उनके कहे पर और उन लोगों की उकसाने पर यहाँ अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग देख लो, जो प्रोटेस्ट अभी हुई है ईरान में, एक और प्रोटेस्ट हुई है, प्रो रेजीम प्रोटेस्ट, यस, और उसके अंदर भी हजारों हार लोगों ने बिल्कुल, शिरकत की बिल्कुल। वो थी। आज तो उसकी खबर आई है। उसको क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा? यस। अब पता है हम इस वक्त बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है। हुँ, हुँ। हम पहले ऐसी सिचुएशंस में हुआ करते थे जिधर एक इविल फोर्स होती थी और एक गुड फोर्स होती थी, और हम लोगों को पता होता था, हम ब्लैक एंड व्हाइट में बता सकते थे हु इज द गुडी एंड हु इज द बैडी बैड, हियर। यस, बट अब मुझे बताएं, हम एक ऐसे मॉरल डायलेमा में हैं वेयर एवरीवन इज बैड बैड, यस। एंड वेयर एवरीबडी इज लाइंग एंड वेयर And एवरीबडी where इज everybody आल्सो thinks they are the स्पीकिंग, best. बट एवरीबडी इज आल्सो स्पीकिंग द ट्रूथ Truth, टू yes, सम एक्सटेंट, yes. हाफ ट्रूथ्स। बिल्कुल, वो अलग बात है, मैं ये कहता हूँ हाफ ट्रूथ्स आर आल्सो लाइज, यस। बट इसमें ट्रूथ भी है। मतलब जिधर अमेरिका ये कह रहा है और यहाँ तक कि इसराइल भी कह रहा है कि ईरान जुल्म कर रहा है अपने लोगों के साथ, वो बात सच है। हुँ, हुँ। बट जिधर ईरान की एक बहुत ही ऑप्रेसिव रेजीम ये कह रही है कि यूएस और इसराइल एक अनरेस्ट है ईरान में, उसको एग्जेसरबेट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और उनके इंपीरियलिस्ट डिजाइन है, वो भी सच कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो व्हाट पोजीशन शुड समबडी टेक? ठीक, एटलीस्ट समबडी हुज जो ग्लोबल लेफ्ट से आ रहे हैं, पीपल लाइक जेरेमी कॉर्बिन, यस, यू नो, पीपल लाइक जैक पोलिंस्की, जिन्होंने हमेशा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। प्रिसाइज़ली। हाउ कैन दे नाउ डिफेंड इरानियन regime बाय द सेम टोकन? तो एक सेंट्रिस्ट पोजीशन लेना, या मैं सेंट्रिस्ट को भी आजकल बहुत ही स्टिग्मेटाइज किया जाता है, मैं कहता हूँ कि ऐसी अप्रोच लेना जो कि नुआंस्ड हो, वो बड़ा मुश्किल हो गया सिचुएशन में, क्योंकि बातें दोनों सच्ची हैं। हुँ, हुँ। बातें ये बात ये भी सच्ची है कि ईरान बिल्कुल जुल्म कर रहा है, और आपने कहा क्यों कर रहा है जुल्म, वो इसी कर रहा है बिकॉज दिस इज द ओनली टैक्टिक दैट द इरानियन regime knows, that the Islamic regime in Iran knows, कि जिधर भी आप लोगों को नजर आ रहा हो कि डिसेंट है या कोई एजिटेट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जितने भी करने हो कर दो, इफ इट इंश्योर्स कि देयर इज जीरो डिसेंट लेफ्ट, देयर आर नो डिसिडेंट्स लेफ्ट। इन्होंने नाज़नीन ज़गारी रैटक्लिफ नाम की एक ब्रिटिश इरानियन जर्नलिस्ट थी, हुँ, उसको साल उधर रखा जेल में, वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर भी थी बेचारी, उसके साथ जुल्म किया, और उसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत अटेंशन मिली थी। So Iranian regime are known to be ruthless. They do resort to these tactics, and they are absolutely and extremely ruthless to their own people. बिल्कुल, अब अगर आप लोग ये कहोगे ना कि जी ये तो सिर्फ इजरायली फंडेड है, आई थिंक कि यू डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस टू द पीपल ऑफ ईरान। हुँ, हुँ। बट बाय द सेम टोकन बहुत ज्यादा मेरे लिए ये वरिंग है कि जब ये वेस्टर्न मैं देखता हूँ ना मीडिया को, वो अब इस चीज को कोऑप्ट कर रहे हैं कि जी वी आर स्पीकिंग अप फॉर द राइट्स ऑफ इरानियन पीपल। अच्छा, तब तुम लोगों को क्या चुप्पी बंदी हुई थी जब गाजा के अंदर एक लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड चल रहा था? सो पीपल लाइक जेके रावलिंग जो बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल, आप अभी उन लोगों के सोशल मीडिया पे चले जाओ, गाजा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, या वो प्रो इसराइल थे, बिल्कुल। एकदम से उनको इसराइल के लोगों पे इतना प्यार आ रहा है, दैट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एन ऑनेस्ट प्लेस। सो पता है, इसके ऊपर अगर एक मैं नुआंस्ड बात करना चाहूँ, वो यही होगी, लेट द पीपल ऑफ ईरान डिसाइड देयर ओन फेट, दिस इज नॉट अ But फाइट you फॉर know, इसराइल। US being in Iran is not gonna do them do that good, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी आया था, इराक में भी गया था, क्या हुआ वो सबके सामने है। या सो इट्स नॉट गोना डू देम एनी गुड। इतिहास गवाह है, वो उल्टा हो जाना तारीख चाहिए। गवाह है इस चीज की, जब कभी एंड पूरा अमेरिका खित्ता ने, डिस्टेबलाइज होगा उस वजह से। whenever US along with its NATO allies या उनके जितने भी यूरोपियन यूनियन के allies हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा था ना, now we are going to bring democracy and human rights to people, and we're going to bring them blessing of civilization to the underdeveloped Yeah. world। उसी underdeveloped world के अंदर जिनके लोगों को वीजा भी ना देना पसंद करें, अभी ही कोई 75 ममालिक के ऊपर ट्रंप ने वीजा बैन लगा दी, इमिग्रेशन वीजा बैन, ठीक है। उन्हीं मुल्क के लोगों को ट्रंप कहता है मैं उनको इतना प्यार करता हूँ कि आई एम गोइंग टू रेस्क्यू देम। और सिर्फ ये ट्रंप ने नहीं, ये क्लिंटन प्रेसिडेंसी में भी बिल्कुल, था, ये- बुश प्रेसिडेंसी में भी था, ये इंपीरियलिस्ट एक डिजाइन हमेशा पैटर्न है, यूएस के रहे हैं। पैटर्न है। सो वो जो कहते हैं ना हमें बड़ा प्यार है ये थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड अनसिविलाइज्ड कंट्रीज के लोगों से, उनको जरा भी प्यार नहीं है, बिल्कुल इनकी इंपीरियलिस्ट डिजाइंस हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू पॉइंट दिस आउट, व्हेनेवर दे हैव गॉन टू एनी कंट्री, इन्होंने कहा है वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम द ब्लेसिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, you've only brought them destruction and you've only brought exploitation there। so वेनेजुएला के ऊपर इन लोगों की नजरें इसलिए थी बड़ी देर से, even when Trump was campaigning for his presidency, तो वो बार बार कहता था कि अगर मेरे हाथ में दो तो मैं पूरा ऑयल कंट्रोल कर लूं वेनेजुएला का, एंड दैट इज व्हाट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू। अमेरिका की नजर थी इस चीज के ऊपर, अब वही कंट्रोल कर रहे हैं ना वेनेजुएलन ऑयल को, वही डील्स कर रहा है ना कि किसको वेनेजुएलन ऑयल बेची जाएगी। वेनेजुएला इज sovereign, supposedly sovereign country, has no ownership left over its own resources, no agency।
अमेरिका इज गोइंग टू डिसाइड, जो कि ग्रीनलैंड के वजह से भी उनकी डिजाइन है। बस सिर्फ पता है क्या हो रहा है, अब तक मुस्लिम ममालिक के अंदर इंटरवेंशन हुआ करती थी ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, कि ईरान में वो कहते थे आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, बिल्कुल। कहते थे इराक के अंदर जा रहे हैं उधर बर्बादी इन्होंने सिर्फ की, ठीक है। सदाम हुसैन अगेन ही वाज अ डिक्टेटर, दैट सदाम हुसैन को इन्होंने जब खत्म किया उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट आई है इराकीज की लाइफ में? कोई भी नहीं, नन व्हाटसोएवर। Yes. लिबिया के अंदर जब ये गए थे, इन्होंने गद्दाफी की वो ठीक है हटा दी, उसके बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट उधर आई है? कोई नहीं आई। लिबियंस आर वर्स ऑफ एवर सिंस। और अफगानिस्तान जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, बिल्कुल। क्या फायदा था उस 20 साल की वॉर का? इन्होंने कहा था तालिबान अलकायदा को खत्म कर देंगे, तालिबान आज फिर डंके की चोट पे आया हुआ है, उधर औरतों का जीना जीवन किया। व्हाई? बिकॉज जब यूएस इंटरवेंशन करता है, they speak only for themselves. They don't speak, and they can never speak for the people of Afghanistan, for the people of Libya. They can never speak for the people of Iraq, and they are certainly not speaking for the people of Venezuela, Greenland, or Iran. So this is recipe for disaster what we are seeing. But it's in the air काफी अरसे से कि US will be attacking Iran. Do you see a possibility कि US कुछ अरसे के Iran पे अटैक करेगा and it will have this fear so in Iran? We are living in a very unstable world, so never say never. So हाँ, ट्रम्प ने कहा है कि अभी हमने पॉज कर दिया वो इसी बिकॉज जो कि हजारों एक्सिक्यूशंस होने लगी थी। Yes. एक एक्टिविस्ट भी है उधर इमाम सुलेमानी, तो वो उसका सुलेमानी की भी एग्जीक्यूशन अभी होने लगी थी। द फर्स्ट प्रोटेस्टर विच वाज कॉट इन दीस रीसेंट स्पेट ऑफ प्रोटेस्ट्स इन ईरान, उसकी एग्जीक्यूशन उनकी रजीम ने, उनकी रियासत ने अभी स्टे कर दी है, उसको होल्ड पे रख दिया है। सो अब थोड़ा सा वो बैकफुट के ऊपर आया है ट्रम्प भी, वो इसी भी बिकॉज अब्बास अराक्ची हु इज द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उसने भी रिसेंटली एक अपने इंटरव्यू के अंदर कहा इंटरनेशनल मीडिया के साथ कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, एंड वॉर एंड कन्फ्लिक्ट एंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म लास्टिंग पीस। चलो अच्छी बात है, होश के नाखून खा रहे हैं सारे। तो अभी इवन ईरान भी बैकफुट पे गया है, वो एग्जीक्यूशंस नहीं कैरी आउट कर रहा, बट द फैक्ट के कतर के अंदर जो एयर बेसिस या जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस की, वो वहां से अपने पर्सनल को निकाल रहे थे अभी 2 रातों पहले ही, बिल्कुल। जस्ट 2 नाइट्स अगो। और ऊपर से टर्की और सऊदी अरेबिया के अंदर जितनी मिलिट्री पोजीशंस और बेसिस हैं, उसके ऊपर खुद ईरान की रजीम ने कहा है और धमकी दी है कि वो अटैक करेंगे अगर इरानियन सॉइल के ऊपर यूएस ने अटैक किया। तो इस सबको देखकर तो मुझे लगता है एवी तो नहीं यूएस ने कहा होगा कि कतर से हम अपने मिलिट्री पर्सनल को हटाएं, कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि देयर वाज अ लाइक्लीहुड और एंड देयर स्टिल इज अ लाइक्लीहुड कि वो ईरान के ऊपर अभी भी अटैक कर सकते हैं, इवन दो they've cooled down a bit. I don't know how long that is going to stay, because अगर वो अभी अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं यूएस जानता है कि रिटेलिएटरी अटैक्स आएंगे ईरान की तरफ से कतर के अंदर और टर्की के अंदर जितने भी बेसिस हैं यूएस की। सो अभी इवन यूएस इज नॉट वेरी श्योर कि इसके एस्केलेशन के कोई चांसेस नहीं है। एस्केलेशन के भी चांसेस हैं और यूएस स्ट्राइक लॉन्च करेगा, इस चीज के भी चांसेस हैं। और क्या पता कि ट्रम्प मिसलीड कर रहा हो ईरान को इन जस्ट कूलिंग डाउन एंड कूलिंग ऑफ व्हेन दे आर अनप्रिपेयर्ड, तब आप जाकर करो अनप्रोवोक्ड, एग्जैक्टली व्हाट इजराइल डिड लास्ट इन 2025, बट अगर यूएस की प्रेजेंस होती है ईरान के अंदर, सो डेफिनेटली देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ इसराइल, जो कि कोई भी नहीं चाहता है इस वक्त, नॉट इवन पाकिस्तान, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन ईरान। सो डू यू थिंक इसराइल की भी प्रेजेंस होगी वहां पे वंस यूएस प्लान्स टू अटैक ऑन ईरान और हैव इट्स प्रेजेंस इन ईरान? इसराइल तो वैसे ही डसा हुआ है ना बहुत इस चीज का कि हमास और हिजबुल्ला वो दोनों ही इरानियन बैक्ड हैं, मतलब कि ये इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट, एवरीबॉडी नोस दैट एंड इट्स समथिंग दैट ईरान इज वेरी प्राउड ऑफ एज वेल। तो काफी सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी ईरान ने लड़ी इसराइल के अगेंस्ट, ठीक है, यूजिंग हिजबुल्ला इन लेबनान या फिर हमास का इस्तेमाल करके जो 7 अक्टूबर 2023 के अटैक्स हुए। तो इसराइल के भी इंपीरियलिस्ट डिजाइंस हैं एक्चुअली। हम जिस as we speaking, we're sitting here January 2026 and the kind of world we're living in is वक्त वो strong man वाली एक global political एक लैंडस्केप है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सपेंशनिज्म उसका एक बहुत सेंट्रल फीचर है। सो इजराइल मेरे ख्याल से उनके लिए ना जो गाजा के अंदर उन्होंने जेनोसाइड अभी किया है ओवर द लास्ट मोर देन 2 years नाउ, 2023 से शुरू होकर, वो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस ग्राउंड था फॉर इजराइल एंड फॉर द यूएस। वो टेस्ट करना चाह रहे थे ओके हम कितना ज्यादा इंटरनेशनल लॉ को फ्लाउट कर सकते हैं एंड विद हाउ मच इम्प्यूनिटी। एंड उससे क्या हुआ है कि उनकी जो भी झिझकियां सिर्फ खुलती चली गई हैं। इफ यू वर एबल टू गेट अवे विद ऑल ऑफ इट इन गाजा, इट मींस वी कैन गेट अवे विद इट इन वेनेजुएला, वी कैन गेट अवे विद इट, ये यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ग्रीनलैंड एंड इजराइल एंड यूएस कलेक्टिवली कैन गेट अवे विद इट इन ईरान।
बल्कि मेरे ख़्याल से कि ईरान की जितनी भी वो थी ना एक डिफेंसेस वो गिराई हैं। वो बहुत हद तक गिराई हैं यूएस और इज़राइल ने मिलकर, जो 2025 के अंदर उन्होंने उधर मिलिट्री इंटरवेंशन की थी और जो उन लोगों के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक्स किए थे। बिल्कुल। उसने एक तो डिफेंसेस ड्रॉप किए ईरान के और एक डू यू थिंक कि एग्ज़ाम्पल वो कायम कर दी सक्सेसफुल है। हुई हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि येस दे वर सक्सेसफुल, कुछ लोग थे दे वर वेरी कॉशियस अबाउट इट, उन्होंने वहाँ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर जितना भी उनके पास मटीरियल था, उन्होंने मूव कर दिया बाहर। आई मीन जो भी स्टॉक पाइल्स अभी भी ईरान के पास मौजूद होंगे, मुझे तो एटलीस्ट यूएस की तरफ से हम लोगों को ये बताया गया था कि वो बिल्कुल माइनर है, ठीक है, वो ना होने के बराबर है। उसको कोई तो थ्रेट समझो कि नहीं वो है। कोई थ्रेट नहीं पोज़ करता। जो मेजर थ्रेट्स पोज़ करते थे हमें इन लोगों के जितने भी न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट स्टॉक पाइल्स, वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, वो हमने बर्बाद कर दिए हैं अपने वही बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बिल्कुल, थ्रू। अभी तक तो वो यही कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन कहीं न कहीं यूएस अभी भी एक थ्रेट फ़ील करता है ईरान की तरफ से और अभी भी मानता है, जो कि जॉर्ज बुश द जूनियर ने कहा था 2002 के अंदर। हुँ, और उसने यही कहा था कि एक्सेस ऑफ इविल ईरान उसमें से एक है। तो यूएस के लिए अभी भी एक्सेस ऑफ इविल है एंड यूएस जानता है कि उनके अभी भी इस तरह के एम्बिशंस हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपना और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता चला जाएगा ईरान। So I do believe के they do feel a sense of threat and I think that that is going to motivate them further. US and Israel के अभी भी जाओ ईरान के ऊपर एक्शन कर आओ अगर वो बाज नहीं आते and knowing Iranian regime वो बाज नहीं आने वाले और कभी भी नहीं आते। सो इसी मैं कहता हूँ कि लेट्स नॉट अज्यूम कि अभी के लिए अगर वो पॉज की बात कर रहा है ट्रम्प तो इससे चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। ये कभी भी इग्नाइट हो सकता है एंड इन एनी केस कासिम सुलेमानी को मार मूर के तो 2020 शुरू किया था ट्रम्प, तब भी बिल्कुल, प्रेसिडेंट था। तो यस। कि the scope for tensions to escalate between US and Iran, they are always alive and they are always very real. बट वन्स इट स्टार्ट्स, एक मुल्क जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को फिर वो इश्यू होगा कि पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट करना है, आइदर इट गोज़ विद ईरान और इट गोज़ विद यूएस। हाउ डू यू सी इट कि पाकिस्तान पे किधर अलाइन करेगा? इट विल बी अगेन सेलिंग टू बोट्स एट वन टाइम, जस्ट लाइक इट डिड इन विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान को अगर मैं देखूँ ना, वो कोशिश करता है कि बहुत ज़्यादा ना लड़ाइयों के अंदर आया जाए। मतलब कि रशिया और यूक्रेन का जो पूरा एक सीन चल रहा है, हुँ, व्हिच हैज़ पिटेड रशिया अगेंस्ट द वेस्ट, द यूरोपियन यूनियन एंड अगेंस्ट द यूएस। उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की। इट्स अ टाइट रोप एंड अभी वैसे मैं भी इम्प्रेस हूँ एक्चुअली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से कि उन्होंने बिगाड़ी नहीं है ना रशिया के साथ, जो कि बिल्कुल। बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है टू क्वाइट एन एक्सटेंट, और यूएस के साथ भी नहीं। और बल्कि यूएस के साथ तो रिसेंटली हम लोगों को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के जो रिलेशंस नजर आए हैं, दे हैव बीन स्ट्रॉन्गर देन एवर इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ पोजीशन कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल तक नहीं उठाते थे और जिनके साथ तस्वीर खिंचवाना शहबाज शरीफ साहब अपने लिए एक बहुत बायस एक डिप्लोमेटिक विन समझते थे। अब बातें यहाँ तक आ गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए कहते हैं जॉर्जिया मेलोनी के सामने और जितने पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उन लोगों की मौजूदगी में कि ये प्राइम मिनिस्टर मुझे बड़े पसंद हैं और मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल मुझे बड़े पसंद हैं। तो ये सारा एक जब मैं सीन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्ले ऑल साइड्स व्हिच या इज गुड थिंग एज अ एंड इसका पाकिस्तानी। सारा क्रेडिट इंडिया को जाता है कि बीइंग अ वेरी वीक एनिमी। बट इज इट रियली वीक एनिमी, उसके ऊपर तो मैं बात करता ही हूँ। लेकिन अभी ना ट्रम्प ने थ्रेटन किया है कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा हम उसके इसको ऊपर टैरिफ 25% टैक्स लगाएंगे और वहां इंडिया भी आ जाता है इनटू बिल्कुल, इक्वेशन। अच्छा, वो इक्वेशन क्या है कि जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था, जो उसने कहा था कि एक लिबरेशन डे है और उसने एक चार्ट रखा था बिल्कुल। कि ये देखो ये हमारे ऊपर कितने टैक्स लगाते हैं और हम यूएस इनके ऊपर कितने कम टैक्स लगाते हैं, अब हम इन लोगों के साथ ऐसी की तैसी करेंगे। तो उस वक़्त मोर देन लाइक 20% उसने सोचा था ट्रंप ने कि हम लोग टैरिफ्स लगाएँगे पाकिस्तान के ऊपर। बट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वाक़ई कुछ ऐसी थी कि 19% टैरिफ्स लग गए। ओके, बट जिधर पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ्स लगे, उधर ही उन्होंने इंडिया के ऊपर ऐसे टैरिफ सैंक्शंस लगाए ट्रंप ने, और उसने खुलेआम कहा वो इंडिया से बड़ा नाराज़ है क्योंकि वो रशिया से अभी तक अपनी ऑयल इंपोर्ट का ऑयल सप्लाई के लिए रशिया के ऊपर रिलाई करता है, तो उनके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दिए। हुँ, एंड दैट एक्चुअली एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया फॉर पाकिस्तान वाज़ अ डिप्लोमैटिक विन, और इंडिया के लिए बहुत बेइज़्ज़ती की भी बात थी एक हद तक।
अब इंडिया खुशियां मना रहा है, जो एज एम सिटिंग हियर कल रात ये अनाउंसमेंट आई है कि जी यूएस पाकिस्तान को समेत 70 से ज्यादा और मुल्क हैं, नेपाल कह लो, सेंट किट्स कह लें आप, तो पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स को वीजाज नहीं इशू करेगा, उसको सस्पेंड कर दिया है वो पूरी चीज को, और इंडेफिनेटली सस्पेंड किया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये इंडिया की तरफ से जितने भी प्रो मोदी अकाउंट्स हैं, आदित्य राज कॉल जैसे कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, वो सारे ये कह रहे हैं इस जैसे प्रोपेगेंडिस्ट्स के, देखो जी ये जितनी भी आप लोगों ने डिप्लोमेसी की थी, जितना भी वो फेवरेट फील्ड मार्शल कहते थे ट्रंप वगैरह, उसका आउटकम तो कोई निकला नहीं, कोई मीनिंगफुल आउटकम नहीं निकला। अभी भी दरअसल वो आपको एक बोझ ही मानते हैं अमेरिका। वो यही कहता है कि जी पाकिस्तान कौम उन लोगों के लिए बोझ है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है पाकिस्तानियों इमिग्रेंट्स का आना। इंडिया को वो ये नहीं मानता, बिकॉज इंडिया अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है ऑन द वर्ल्ड मैप। सो खैर इंडिया की तरफ से तो ये बात रहती है, बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाला है कि इमिग्रेंट वीजास नहीं इशू करेंगे, बिल्कुल। एक और भी पर्टिकुलर ग्रुप है जो बड़ा खुश हो रहा है इस अनाउंसमेंट पे, एंड यू वोंट बी सरप्राइज्ड, इट्स पीटीआई। यस। वो बड़े खुश हो रहे हैं बिकॉज ये कह रहे हैं कि आप जितना भी चेरी ब्लॉसम बन जाओ अमेरिका के आगे, दीज आर द वर्ड्स दैट दे यूज। दरअसल इमरान खान जैसा स्ट्रॉन्ग मैन जब तक नहीं आएगा, हम एक खुद मुख्तार कौम नहीं बनेंगे जो आंखों में आंखें डालकर ट्रंप को देखे और कहे एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उस एब्सोल्युटली नॉट का क्या फायदा हम लोगों को हुआ वो भी नजर आता है, बिल्कुल। जीरो। हमारी तो फोन कॉल नहीं उठाता था, और आज पीटीआई वाले भी उसी अमेरिका के पास जाते हैं और उन्हीं के रिपब्लिकन्स को मिलते हैं, उन्हीं के कांग्रेस के मेंबर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आओ हमारी मदद करो। अब हम आइंदा ऐसा कभी नहीं एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे पीटीआई की। अब ये नैरेटिव बन गई है, बिल्कुल, यस। वो उधर लॉबिंग कर रहे हैं। बट हाँ, आपने जो कहा कि इंडिया कोई बड़ा हमारा वीक नेमेसिस है, ओपोनेंट है, इंडिया ये मानना नहीं चाहेगा। लेकिन बात ये है कि जो हमारी सो कॉल्ड वॉर हुई थी इंडिया के साथ, या क्लैशेस ही आप उसको कह लें, बिल्कुल। लास्ट समर 2025 कन्फ्रंटेशन में हुई जो थी, बिल्कुल। कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो उसके अंदर ट्रंप साहब के बकौल कभी 5 जेट्स हम लोगों ने गिरा दिए थे पाकिस्तान कभी में, 6। कभी 6 गिराए तो कभी 8 गिरा दिए। लेकिन अलबत्ता और पाकिस्तान इंडिया कहता है कि का कोई नहीं। कोई एक को गिरे नहीं, कोई और लेकिन पाकिस्तान इस मुकाम पे जरूर पहुंचा हुआ है कि F-16 जेट्स तो बेच रहा है, बेच रहा है, बिल्कुल, यस। दीगर ममालिक को बेच रहा है। तो एज अ पाकिस्तानी डज दैट मेक मी फील गुड? वेल इट डज, कि वी आर रेलेवेंट, वी आर स्टिल रेलेवेंट। बट ऑन द अदर हैंड वुड आई से कि वी शुड टेक दिस अफ्रंट वेरी सीरियसली, कि हमारे इमिग्रेंट्स को वीजा नहीं इशू किए जाएंगे। वेल यस, that also That's an shows issue, that we yes। are not that powerful on the Wow। global stage, and we need to assert our power through what? Not through aggressive posturing, not through absolutely not, but through diplomacy. डिप्लोमेसी। बट वही मैं आपसे जो पहले मैंने सवाल किया था कि हाउ विल पाकिस्तान बैलेंस इटसेल्फ वंस दिस वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन ईरान एंड यूएस, एंड इजराइल की भी प्रेजेंस वहां पे है। Do not seem very closely aligned to Iran. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके। यूएस अभी भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन ईरान। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौन रखता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, या बल्कि इवन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली डैमेज पहुंचाने में? यूएस। इफ वी हैपन टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ यूएस, सो वी शुड नेवर बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ यूएस। फिर लोग मुझे तो कहेंगे ये तो गुलामाना सोच है, ये तो तुम गुलाम हो। मैं ही कहता हूँ यार, आप पहले उतने पावरफुल बन जाओ ना, जब आप उस इनर क्लब के मेंबर बन जाओगे तब आप एब्सोल्युटली नॉट करना जितना करना चाहते हो। सो आई थिंक कि पाकिस्तान जिस डगर पे चलता आ रहा है, स्पेशली पोस्ट 2022, इट्स बिन अ वेरी सेंसिटिव लैंडस्केप टू बी ऑपरेटिंग ऑन, मतलब द ग्लोबल स्टेज। बिल्कुल। पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने कहा, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि बड़ा इसको एक सेंसिटिविटी के साथ बैलेंस किया है अभी तक। आई थिंक जस्ट कीप एट इट। जिस तरह आपने रशिया को भी खुश रखा हुआ है, टोटली नाराजगी की है, चाइना को भी खुश रखा हुआ है। सो Yes। हम अभी भी चाइना के बहुत ही एक की स्ट्रेटेजिक एलाय हैं इन द रीजन, एंड आपने यूएसए को भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है। आपने उनको फेंड नहीं किया। हाँ, वो आप लोगों को ब्लैक लिस्ट पे डाल रहे हैं अपनी इमिग्रेशन वीजास के, बट आप उनको फेंड नहीं कर रहे। जस्ट कीप एट इट, बिकॉज दुश्मनी लेने का फायदा नहीं है। सो जो चीज दुश्मन बनाए बगैर हो जाती है, तो फिर दुश्मन बनाने का क्या फायदा? बिकॉज इस वक्त अगर हम लोग एनिमोसिटी अट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दीज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, हम एक्चुअली ट्रबल अपने लिए इन्वाइट करेंगे। वी डोंट वांट टू बी अनदर ईरान, वी डोंट वांट टू बी अनदर अफगानिस्तान, वी डोंट वांट टू बी अनदर लिबिया, वी वांट टू बी कंस्ट्रक्टिव, शुड आई से? हाँ, I think we would want to be a productive partner on the global stage, which means कि the only option left to us is diplomacy. So do not ruin whatever trade relations you have with Iran, or what very significant trade relations you have with Russia. लेकिन आप सिर्फ ये चीज करो, do not seem to be partisan to just one
one of these conflicting global superpowers to the exclusion of another. सो यानी कि हमारे बहुत न्यूट्रल, बहुत बैलेंस किस्म की और बात हालांकि सामने किसी ने कहा था एक जमाने में न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, बिल्कुल अगर जानवर भी बनना पड़े बन जाओ, बन जाओ। मैं ये कहता लेकिन हूँ। पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी तो होंगे ना, अगर लेट्स से कि इसराइल की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद होती है। और ये पहले भी जिस वक़्त लास्ट ईयर जब इसराइल और ईरान की जंग हुई थी, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत हाई अलर्ट के ऊपर मौजूद थी कि उनको चांस था कि इसराइल पाकिस्तान के अंदर भी कोई मिसएडवेंचर कर सकता है। हाँ, सो डू यू थिंक कि इस दफ़ा ही पाकिस्तान को इस तरह के कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वंस यू नो दिस शिट हैज़ स्टार्टेड? पाकिस्तान को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डोंट ड्रॉप योर गार्ड, हुँ, डोंट लेट इट डाउन। हमेशा चौकन्ने रहो, स्टे ऑन योर टोज, स्टे अलर्ट। मुझे ये जरूर पता है इजरायली रजीम पाकिस्तान को नहीं पसंद करती, क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान वो वाला मुल्क है ना जिसका पासपोर्ट कहते हैं दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड यस, फॉर इजराइल। इसराइल। एंड इंटरनेशनली पाकिस्तान हमेशा इजराइल जो भी अप्रोच या जो भी एक पोजीशन अडॉप्ट करता है, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी ऑपोजिट अप्रोच ली है, उसकी ऑपोजिट पोजीशन ली है। इवन दो जो रिसेंटली अभी ये 20 पॉइंट पीस प्लान था जो यूएस ने ऑथर किया, जिसपे कि इजराइल की भी हामी थी, तो उसकी हमारे वजीर आजम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तारीफें की, उसकी बहुत हिमायत की। यहाँ तक कि हमारे इंटरनल अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ पाकिस्तान की, तो यहाँ तो टीएलपी जैसी तंजीम जब यूएस एम्बेसी के बाहर मार्च करने जा रही थी, तो तब हमारी पाकिस्तान की रियासत ने और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको उधर रोका और बिल्कुल। उनको उधर ही ठप कर दिया। सो उससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान डज नॉट रियली वांट टू ऑफेंड यूएस, एंड अगर आप यूएस को डिफेंड कर रहे हो ऑटोमेटिकली मींस आप इसराइल को भी बहुत ज्यादा एंटेगनाइज नहीं करना चाह रहे। अच्छा। बट डिस्पाइट दीज जो भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से केयरफुल कंसिडरेशंस दिखाई हैं, उसके बावजूद भी यू कैन नेवर बी टू केयरफुल, बिकॉज बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का जो एक पूरी बुनियाद है वो है इस चीज के ऊपर दैट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ द मुस्लिम उम्मा। हमारा यही रहा है, हम एक ऐसी कंट्री है, सो ऑटोमेटिकली इसराइल हमें नहीं पसंद करेगा। और उनको अगर ये फील होता है कि दे कैन कम इनटू ईरान, देन डेफिनेटली पाकिस्तान कुड बी नेक्स्ट, बिल्कुल। एंड दैट डज पोज अस अ सिक्योरिटी थ्रेट। A But very what- big security a very big because security- पाकिस्तान पहले ही टू फ्रंट But वॉर what के can अंदर है। keep Israel at bay Yes. is US. हम्म, इसी में कहता हूँ यूएस को अपनी साइड पे रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉर दैट रीजन अलोन आई से कि जस्ट बी अलर्ट बट डू नॉट ऑफेंड व्हेन यू डोंट नीड टू ऑफेंड, ठीक है। लेकिन जिधर मैंने 20 पॉइंट प्लान की बात कर भी थी, खैर मैं इधर बताना चाहता हूँ सबको, किसी को ये ताकि ना लगे मैं नहीं कह रहा हम्म, कि बड़ा अच्छा 20 पॉइंट पीस प्लान है, बिकॉज वो जो जेनोसाइड है गाज़ियंस के अगेंस्ट वो भी चल रहा है। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी है गार्डियन पे, मोर देन 40% रेट ड्रॉप हुआ है इन चाइल्ड बर्थ इन Okay. गाजा। ये अगर टेक्स्ट बुक जेनोसाइड नहीं है तो और क्या है, ये नस्ल कुशी अगर नहीं है तो और क्या है। सी सो दैट्स द पॉइंट। बट यू नो व्हेन टॉकिंग अबाउट ईरान पाकिस्तान, दो और कंट्रीज की भी बात होती है विच हैव आल्सो मेजर पावर्स, रशिया एंड चाइना, उनका क्या रोल होगा इसके अंदर? रशिया एंड चाइना, सी रशिया इस वक्त जो अमेरिका के अंदर रजीम बैठी हुई है ना, रशिया के रिलेशंस उनके साथ इतने बुरे नहीं है बिल्कुल, यस। जितने बाइडेन के अंडर थे। बिकॉज समहाउ आई डोंट नो बट डोनाल्ड ट्रम्प सीम्स टू बी वेरी प्रो क्रेमलिन, and by pro Kremlin I mean मतलब कि whatever the Russian establishment is led by Vladimir Putin, so हमेशा ट्रम्प उसके बड़े करीब नजर आता है। इस हद तक के लोग कहते हैं what does Putin have on Trump that Putin's blackmailing Trump with, because मुझे याद है जब ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंसी भी थी ना, तो तब ये कहा गया था कि रशिया ने इंटरवीन किया था अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन इलेक्शन के अंदर, और ट्रम्प को जितवाया था। बिल्कुल। और ये वाली बात इवन वहां की जो FBI है उन्होंने भी कहा था कि देयर इज अ पॉसिबल मेडलिंग इन यूएसए's इलेक्टोरल प्रोसेस बाय रशिया। एंड येट मुझे याद है कि प्यूटिन और ट्रम्प के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तब ट्रम्प ने कहा था नहीं, अगर प्यूटिन कह रहे हैं मेडल नहीं किया तो फिर नहीं किया, यानी कि अपनी एजेंसियों के अगेंस्ट गया था ट्रम्प, विच इज अ बिग डील। इट्स एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान में कोई बैठ के यानी कि कहे कि हम अपनी एजेंसियों में बिलीव नहीं करते, वो जो हम लोगों को रिपोर्टें दे रहे हैं, हम ISI की रिपोर्ट में बिलीव नहीं करते, और हम जो रॉ कह रहे हैं और जो मोदी गवर्नमेंट केस में बिलीव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तो आप बल्कि ट्रीजन समझते हो। यस। सो अपेरेंटली ट्रम्प ने तो मतलब अपनी एजेंसी के खिलाफ ट्रीजन किया था, और उसने रशियन नैरेटिव को फेवर किया था। तो मुझे नजर आ रहा है कि जो यूक्रेन के वजह से 28 पॉइंट प्लान बनाया है ना ट्रम्प ने, वो ये है कि जो रशिया टेरिटरीज मांग रही है ना डॉनबास रीजन के अंदर,
वो मांगे जो उन्होंने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक्स किए हैं रशिया ने, वो दे कैन वॉक अवे विद इट विद इम्प्यूनिटी विद जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। सारा कुछ ऐसा करो, रशिया को उठाकर ना आप एक ट्रे पे रखकर दे दो, प्लेटर पे रख के दे दो, और जो बची कुछ तुम्हारे पास टेरिटरी बच गई है ना ज़ेलेंस्की, बस तुम उसके ऊपर खुश हो। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की को डांटा भी था पिछले साल जब वो उधर गया था व्हाइट हाउस में यस जेडी वैंस यस ने और जो ट्रंप ने, बहुत वायरल तो वो हुआ था, बहुत ही यस प्रो रशिया दिखता है। तो बिल्कुल। आई डोंट रियली थिंक कि रशिया इज गोइंग टू और उसने ये भी कहा था हम आपको इतना फंड करते हुए हैं, आपका आउटकम क्या है इस जंग के एग्जैक्टली अंदर? सी आप हिसाब देना ज़रा, अकाउंटेबल हों। एब्सोल्युटली। तो वो यस, तो उल्टा यानी कि अपने एलाई के ऊपर पड़ गए ना, जो बिल्कुल, यूएस का एलाई था यूक्रेनियन रेजीम, तो वो तो बल्कि यूक्रेनियन के खिलाफ तो इस वक्त यूएस हुआ है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अगर यूएस बहुत हिमायत करेगा इसराइल की, और अगर इसराइल बहुत एग्रेशन शो करता है ईरान में घुसकर, फिर ईरान के बाद उसके फर्दर डिजाइन होते हैं कि और उसने इंकर्शंस करनी है, यानी हमारे ऊपर आ जाता है। आई डोंट रियली थिंक कि रशिया इज गोइंग टू बी वेरी हॉस्टाइल टू इसराइल और इसराइल्स ऑल वेदर फ्रेंड यूएस। आई डोंट थिंक दे गोइंग टू कम इन द वे। चाइना ऑल्दो इज अ डिफरेंट चाइना को स्टोरी। वैसे फ़ायदा नहीं है कि टैरिफ्स लग गए हैं बाकी ममालिक के ऊपर और अब उनका सारा डाइवर्ट जो ट्रेड होगा वो चाइना की तरफ हो सकता है। एब्सोल्युटली तो ये तो फ़ायदा है, एब्सोल्युटली। इट्स अ गोल्डन बट अपॉर्च्युनिटी मैं फॉर ये कह चाइना। रहा हूँ कि चाइना और यूएस के इंटरेस्ट्स आर डायमेट्रिकली अपोज्ड ओके, एट हाउ? ऑल टाइम्स। वो इस तरह से, क्योंकि चाइना एनी थोड़ा इकोनॉमिकली सोचता है, यूएस ज़रा सिक्योरिटी वाइज़ सोचता है। एक तो ये तो बड़ी जितनी पुरानी नफरत है बिटवीन द वेस्ट यस, विच इज लेड बाय द यूएस एंड बिटवीन चाइना, ऑफ कोर्स चाइना तो बड़ा खुश होता है कि इफ यूएस imposes tariffs on other of its global trading partners, so that creates opportunities for China to bring those particular nations within its sphere of influence. So China, in that sense, would not like कि यूएस एंड यूएस वाया इसराइल वो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना शुरू करते हैं, बिकॉज जितनी भी सीपैक और जितने भी उस तरह के एम्बिशंस है चाइना के यस। पाकिस्तान के थ्रू जो वो पूरे करना चाहते हैं, वो सारे दोज प्रोग्राम्स आर गोइंग टू गो कपूट। वो सारे प्रोग्राम्स कौन से हैं, वो सारे बिल्कुल ही बीच में रह जाएंगे, एंड दैट डज नॉट aid China, it does not help China in increasing its influence globally, and it certainly does not help China in providing a countervailing force to US's global influence. Okay. So इस वजह से मुझे ऐसा लगता है whatever position USA takes, and if USA or its key allies like Israel, they try to get too close to home through Pakistan, I think it's going to make China uncomfortable, and I don't think that China is going to is going to take it lying down. Now, what really happens, that time will tell. China does not want US to be in its backyard, आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब एक हद तक ही वो, लेकिन दे विल कीप देम एट बे। इतना हमारे करीब ना हो कि हमारी जो एक सुप्रीमेसी है या जो हमारी एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, तुम लोग उसमें टूट करना शुरू कर दो। और चाइना भी एक्सपेंशनिस्ट है बाय द वे, वो ताइवान के ऊपर बिल्कुल वही करना चाहते हैं जो कि यूएस ग्रीनलैंड के अंदर करना चाहता है, जो कि यूएस कैरिबियन में करना चाहता है, जो वो कोलंबिया में करना चाहता है, जो क्यूबा में करना चाहता है, ठीक है। सो वो साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर बिल्कुल यही डिजाइन है चाइना के। और हम अभी रही इस एज में रहे हैं, इंडिया अखंड भारत की बातें करता है, इजराइल भी यही बातें करता है ना कि जी वो गाजा का उन्होंने क्या किया, बंटवारा किया है, गाजा के अंदर उन्होंने एक येलो लाइन बनाई है, और ये कहा है हमारा वो वो गाजा के सारे जो से काम वाले पार्ट्स हैं अपने पास रख लिए। उसी तरह से वेस्ट बैंक में और सेटलमेंट्स बन रही हैं। सो इजराइल की भी एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, और ये हमेशा से रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब जिस बेबाकी के साथ ये हो रही है एक्सपेंशनिज्म कि यूएसए जाता है, मैंने कहा ना मुस्लिम ममालिक में तो ये बहुत हुआ करता था कि यूएसए घुस गया इराक में, लिबिया में घुस गया, वेनेजुएला में घुसना शुरू हो गए, ग्रीनलैंड में घुसना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड यानी कि जो कि डेनमार्क की ओनरशिप के अंडर आता है, एक ऐसा डेनमार्क जो कि नेटो के मेंबर भी है, जो ईयू का मेंबर भी है। सो वो जो अलायंसेस थी यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो अलायंसेस थी नेटो जैसी, जिसमें कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के कॉन्सेप्ट रखते थे, अब वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कैसे वर्क करेगा, जब सेल्फ डिफेंस आप कैसे कर सकते हो जब आप ही के एक कंसोर्टियम, आप ही के ग्रुप के अंदर आपके इनर क्लब का एक मेंबर आपके खिलाफ हो जाए, इट गोज रोग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यूएस इज डूइंग। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अनहिंज्ड, ही इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स। रोक सको तो रोक लो, ही इज नॉट जस्ट अ थ्रेट टू हिज नेमेसिस, एक्चुअली ही इज नॉट अ थ्रेट टू रशिया, वो तो रशिया के फेवर में कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ही इज अ थ्रेट टू हिज ओन एलाइज। बट 2024 के बाद ये सारे मामला शुरू हुए, रशिया यूक्रेन हुआ, पाकिस्तान इंडिया हुआ, अब ईरान यूएस हो रहा है, उससे पहले ईरान इसराइल हुआ। डू यू थिंक कि दिस विल लीड टू अ वर्ल्ड वॉर? और वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हुई तो इसी हिस्से से शुरू होगी। मुझे आप लोग कह दोगे कि बड़ा मेलोड्रामेटिक है, बट आई थिंक ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर नीडेड कि एक तीसरी जंग अजीम हो, मुझे तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं। कैसे, आप अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जरा देखें जब हुआ था, एग्जैक्टली व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू इट, हो क्या रहा था उस वक्त दुनिया में, क्या फिजा चल रही थी। एक तो इकोनॉमिक ग्लोबल डिप्रेशन, यस ठीक है, अभी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, पर्टिकुलरली कोविड पेंडेमिक के बाद से बिल्कुल, पीपल आर डिसकंटेंट वर्ल्ड वाइड। सो द इकोनॉमिक रीजंस आर ओवर देयर। ईरान
ईरान के अंदर लोग क्यों एजिटेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये हुआ है, कॉस्ट ऑफ बिल्कुल। लिविंग क्राइसिस। अच्छा, पॉपुलिज्म उस वक्त भी हो रहा था, बिल्कुल। नाजीज आप लोग कह लें, मुसलिनी वगैरह, फैशिज्म आ रहा था, फैशिज्म अब भी आ गया है। कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वो अभी भी मुझे नजर आ रहा है। उस वक्त जो लीग ऑफ नेशंस होता था वो फेल कर गया था, उसका परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस फेल कर गया था। वेल डिट्टो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो बिल्कुल फेल करके कोलैप्स कर रहा है, मेरे सामने कोलैप्स कर रहा है, इट्स इन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। सो जब वही इंग्रेडिएंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, पॉपुलिज्म, एंटी इमिग्रेंट रेटरिक और राइज ऑफ ग्लोबल, मैं कहूँगा फार राइट, तो I'm sorry, but it does not bode well for future generations and certainly for our generation. अब कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में, आने वाले सालों में क्या होने वाला है? I mean, मैं तो इस वक्त बिल्कुल एक I'm on at the edge of my seat और मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन इतिहास गवाह है पहले क्या हो चुका था। And if that is anything to go by, we might be just on the verge of yet another world war, and I But do hope you that think never it- comes to fruition. बट यू थिंक कि इस वक्त न्यूक्लियर डेटरेंस कोई काम आएगी इस जंग को रोकने के लिए? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे हमेशा See, जब ये देखें, I am watching the world being burnt down by all these men in the 60s and 70s, and these men are very angry, and they are mostly men. Okay. ठीक है, it's a very patriarchal, and these are misogynist men as well. मुझे ट्रम्प की भी पता है, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो लिंक्स थे और जो उनकी लीक टेप्स निकली Yeah. औरतों के हवाले से। यस यस So I'm literally seeing कि ये किस तरह से दुनिया को तबाह कर रहे हैं, और इसमें मुझे एक एटीट्यूड नजर आ रहा है, recklessness. You really think कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है ममालिक के पास, so that is going to be deterrence? Not quite, because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, आर्म्स रेस थी, तू बड्डा या मैं बड्डा। Yeah. ये वाली जब रेस शुरू हो जाती मेरे है, पास 4 तुम्हारे पास 6, एग्जैक्टली, मैं आप साथ जब उस बनाऊंगा। तैश में आते हो ना, तो बिल्कुल। फिर आप एक रेस में शुरू हो जाते आप हैं रेस से शुरू हो जाते हो, और ज़्यादा स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर दी। देयर इज समथिंग कि you throw caution to the wind, and आप कहते हो ऐसी दी तैसी, आर होगा पार होगा, एटलीस्ट हम लोग अगर गिरेंगे, we will not fall down as cowards, till our last हम breath, मरेंगे तो हम साथ लेके लोग मरेंगे। बिल्कुल। तो मुझे एक ये एटीट्यूड दिख रहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी भी भारत में कहते हैं, 56 इंच की छाती है हमारी, आओ आकर हमारे ऊपर वार करना है, करो, लेकिन हम डरते नहीं है। तो जब ये चीज लेकिन हम भी तो उस टाइम पे कहते हैं ना, DGISPR कहते हैं कि आपने ऊपर से आने, ऊपर से नीचे से आने, नीचे से आने, साइडवेज से आने, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। We will give you a आप मुझे fitting बताएं, reply. अगर आप ये नहीं कहोगे तो आप क्या बिल्कुल। लग रहे होगे? Yes. आप क्या लग रहे होगे? सबका पोस्टर ही ऐसा है सबका ये कि जो डरे। पोस्चर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इवन जैसे एक दफा जनरल Yeah. मुशर्रफ ने एक इंडियन मीडिया को ये स्टेटमेंट दी थी कि सोल्जर्स आर बोर्न टू फाइट, आए लड़े, हम बैठे हुए हैं ना। मेरा सवाल है, लड़ते हैं। आर सिविलियंस बोर्न टू फाइट? Yeah. एंड क्लियरली नॉट। लेकिन जब आपने एक तो लोगों को, आजकल क्या है, प्रोपेगेंडा भी बहुत आसान हो जाता है, जितनी अब इलॉन मस्क तो कंट्रोल कर रहा है हमारे सोशल Yes, मीडिया yes, को। yes. इलॉन मस्क अभी डाइन कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, पैचअप हो गया उसके साथ फिर से। अभी उसने स्टारलिंक प्रोवाइड किया ईरान के अंदर के लोगों को जो इंटरनेट ब्लॉकआउट हुआ है, हाँ, वो दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। नॉट बिकॉज ही लव्स पीपल ऑफ ईरान, बट बिकॉज वो चाहता है वो तो कि अपनी जो fan base यूएस कहीं और जा रहा है, इजरायली बिल्कुल। एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, वो उसको, एक तो अपनी फैन बेस भी, लेकिन एक वो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, वो उसको भी और स्ट्रेंथन करे और सीमेंट करे। सो अब इंफॉर्मेशन हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आपने डिसाइड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, हमें लग रहा है, हमारे पास इल्यूजन है कि वी हैव दी स्मार्टफोन्स एंड वी विल डिसाइड हमने क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। बट एक्चुअली स्मार्टफोन के ऊपर वो जो एल्गोरिदम है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इलॉन मस्क कर रहा है। इलॉन मस्क के क्या इंटरेस्ट है, वो खुद चीख के कह चुका है, टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों को, मुस्लिम इमिग्रेंट्स को निकालो वेस्टर्न वर्ल्ड से। एक्चुअली मुस्लिम इमिग्रेंट्स को निकालने का मतलब उसका ये होता है कि यार खत्म करो इन लोगों को। एग्जैक्टली वही वाली लैंग्वेज इन्होंने उस वक्त ज्यूइश फेथ के लोगों के अगेंस्ट यूज की थी जब नाजी जर्मनी हुआ करता था। बिल्कुल। तो ये वही वाला इलॉन मस्क है जो कि ट्रंप की कैंपेन को उसने फाइनेंस किया था 2024 के अंदर, और ये वही वाला इलॉन मस्क है जो कि टोटली अलाइंड है नेतन्याहू के एजेंडा के साथ, और वो बहुत चेयर करता है गाजा वाले जेनोसाइड को। तो इट्स वेरी डेंजरस कि ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन टेंडम, कि एक तो लोगों के अंदर भी वॉर हिस्टीरिया विप अप किया जा रहा है, एक आर्म्स रेस छेड़ दी गई है, उसके अंदर इन लोगों के लिए एक्चुअली बड़ी फख्र की बात है कि क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं, बाज आ जाओ सारे, हम नहीं डरते, डरो तुम, हम क्यों डरे? सो जब कोई भी नहीं डर रहा होगा तो फिर तो उसका मतलब कि देयर इज वेरी मच चांस कि वी आर इंचिंग एवरी सेकंड, वी आर इंचिंग क्लोजर टू येट अनदर, आई होप नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर, परहैप्स, आई होप दैट नेवर कम्स टू पास। ओके, सो कोई चीज नहीं रोक सकती वर्ल्ड वॉर until and unless a leader sits together and say कि now we are going to do a peace talk और हम जंग And they नहीं start करेंगे। believing in a rules-based global Yes, order. and diplomacy is the way forward, not the deterrence, no nothing But else. diplomacy is today seen as a sign of cowardice. We are the worst for it. Way the way forward। और ये किसने शुरू की थी? बस शुरू हो गई। हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।